हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल दीमापुर बंगाली रिएक्ट्स। तो मेरा नाम है किशोर। फ्रेंड्स, एक वीडियो मैं आप लोगों को अभी शेयर करना चाहता हूँ, जिसका ऊपर मैं रिएक्शन भी करूंगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, इसको सब हिंदुस्तानी देखना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या जो कोई भी हो, इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ खराब नहीं होगा, आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा और आप लोग प्राउड फील करेंगे कि आप इंडियन हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल में, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्षों के संघर्ष के उपरांत अयोध्या की भूमि को सुशोभित करता राम मंदिर केवल एक धार्मिक मंदिर है या यह मंदिर भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने का सामर्थ्य रखता है? यह प्रश्न आज महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक उत्सव ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। उत्सव के क्षण केवल भारत में नहीं दिखे, पश्चिम के दृश्य भी भावनाओं से भरे हुए थे। ये दृश्य भावनाओं को व्यक्त अवश्य करते हैं, परंतु ये भारत को एक जियोपॉलिटिकल ग्लोबल पावर में नहीं बदल सकते। इसके लिए कुछ और आवश्यक है, जो राम जन्मभूमि के साथ विश्व के अनेक क्षेत्रों को जोड़ता है। आज भारत की विदेश नीति को पंचामृत फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है, जिसका 5वां अंग है कल्चर और सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता और संस्कृति। क्या ये शब्द अचानक से विदेश नीति का अंग बन गए या यह एक सोचा समझा कदम है? आज हमारे राम आ गए हैं। इसका उत्तर इतिहास में है, जब राम कथा भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में सहायक हुई थी। कैसे राम कथाओं ने पौराणिक भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में योगदान दिया, कैसे आज विश्व के अनेक क्षेत्र राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और कैसे आज भी राम जन्मभूमि भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बना सकती है, जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस सांस्कृतिक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या अयोध्या में बना राम मंदिर भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने का सामर्थ्य रखता है? ये सुनने में कदापि कुछ लोगों को तार्किक ना लगे, परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि भूतकाल में ऐसा हो चुका है तो आप इसके प्रमाण मांगेंगे। परंतु उन प्रमाणों को समझने से पहले हमें राम नाम का वैश्विक सामर्थ्य देखना पड़ेगा। रामायण एक कथा के रूप में जिस देश में पहुंची, वहां के लोगों के जीवन, संस्कृति और कला का अंग बन गई और उस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ बन गई। कुछ उदाहरण देखते हैं। ब्रुनोई एक मुस्लिम बहुल देश है, परंतु आज भी रॉयल ब्रुनोई आर्मी के सबसे बड़े अफसरों को लक्ष्मण की उपाधि दी जाती है। इसी प्रकार इंडोनेशिया की नेवी में भी आप एक रैंक लक्ष्मण के नाम से देख सकते हैं और इसी प्रकार मलेशिया की रॉयल नेवी में भी लक्ष्मण की उपाधि देखी जा सकती है। परंतु क्यों? क्योंकि कभी ये तीनों देश मध्यकालीन मलय सल्तनत के अंग थे और तब सल्तनत की समुद्री सुरक्षा करने वाले लोगों को लक्ष्मण कहा जाता था। फिलीपींस में पंपागन संप्रदाय के लोग अपने नाम के पीछे लक्ष्मण लगाते हैं। आधुनिक युग में आप इन देशों में लक्ष्मण की तुलना अन्य देशों के एडमिरल की रैंक से कर सकते हैं और यह रामायण से इस क्षेत्र के जुड़ाव का एक उदाहरण है। इंडोनेशिया के इतिहास के अनुसार 2री शताब्दी में वहां हिंदू धर्म मानने वाले राज्य थे और लगभग 4ठी शताब्दी में बौद्ध राज्य वहां पर आ गया, परंतु रामायण इंडोनेशिया में 9वीं शताब्दी में पहुंची। इसे वहां पर काकाविन रामायण कहा जाता है। यह वहां का सबसे पौराणिक ग्रंथ है और आज भी साहित्य, नृत्य, अभिनय या फिर पपेट शोज जैसे कला क्षेत्रों से निकलकर आने वाले आर्ट फॉर्म का स्रोत है। पटल पर आप इंडोनेशिया के एक विद्यालय में रामायण का मंचन देख रहे हैं। संक्षेप में कहें तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, परंतु लोगों के मध्य रामायण एक संस्कृति के रूप में बसी हुई है। कंबोडिया में भी ऐसा ही दृश्य है। यहाँ जब रामायण पहुंची तो रीमकर बन गई, जिसका अर्थ होता है राम कीर्ति या ग्लोरी टू लॉर्ड राम। रीमकर 6ठी शताब्दी में कविता के रूप में कंबोडिया पहुंची थी। मुख्य कथा भारतीय रामायण ही है, पर कुछ पात्र कंबोडिया से भी मिलते हैं। एक पौराणिक शिलालेख के अनुसार कंबोडिया के मंदिरों में प्रतिदिन रीमकर का पाठ होता रहा है और राम को प्रिय राम यानी प्रिय राम कहकर बुलाया जाता है। और कंबोडिया में ये केवल एक साहित्य के रूप में नहीं है, रामायण कंबोडिया की संस्कृति में व्याप्त है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य, अभिनय और कला के अन्य क्षेत्र भी आते हैं। पटल पर आप कंबोडिया में रामायण का मंचन देख सकते हैं, जहां हनुमान लंका पहुंचे हैं। कंबोडिया के नृत्य तक रामायण से प्रेरित है। थाईलैंड में पहुंचकर रामायण रामकीन हो जाती है, जिसका अर्थ भी होता है
ग्लोरी टू लॉर्ड राम, और ये थाईलैंड का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। यहाँ अयोध्या से प्रेरित अयुथ्या नाम का स्थान भी है। पटल पर चित्रित रामायण का नृत्य थाई रामायण पर आधारित है और ऐसे ही नृत्य के दृश्य लाओस में भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि लाओस के लोगों की भी अपनी एक रामायण है जिसे वो फारा लक फारा राम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मण और राम। म्यांमार का दृश्य भी ऐसा ही है, जहां रामायण यमजात्ताव बन गई। मूल रामायण की कहानी वही है, केवल कुछ बर्मा के क्षेत्रीय लोक साहित्य इसमें हुए हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी में आप इसकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट देख सकते हैं, पर यह केवल लेखन या साहित्य तक नहीं है। म्यांमार के शास्त्रीय संगीत, नृत्य, अभिनय सभी रामायण से प्रेरित हैं। पटल पर चल रहा दृश्य बर्मा में रामायण के मंचन का है, जहाँ सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने का प्रयास आपको दिख रहा होगा। म्यांमार में 12वीं शताब्दी के पौराणिक बौद्ध मंदिरों में आपको रामायण के पात्रों के चित्र आपको मिलते हैं। संक्षेप में रामायण म्यांमार के लोगों के नृत्य से लेकर रात को बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों तक को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त तिब्बत में भी रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। तुन हुआंग पांडुलिपि ये तिब्बत में रामायण का नाम है। 1929 में एक ब्रिटिश अधिकारी को 4 पांडुलिपियां मिली जो रामायण की कहानी से प्रेरित थी। पटल पर जो पांडुलिपि आप देख रहे हैं वो वास्तविक है। इतने देश तो ऐसे हैं जिनका अपना रामायण का एक ग्रंथ है, उसके ऊपर आधारित संगीत और नृत्य लोगों के जीवन का अंग है, उसके ऊपर आधारित अभिनय कलाकारों का जीवन चला रही हैं और उसी पर आधारित क्षेत्रीय कहानियां बच्चों को रात में सुला रही हैं। यदि इसे नक्शे पर देखें तो विश्व का इतना क्षेत्र रामायण के सांस्कृतिक प्रभाव में दिखेगा, परंतु देशों की यह संख्या केवल विश्व के एक क्षेत्र से है। अभी एक बड़ी संख्या शेष है। कैसा है इन देशों पर राम का प्रभाव और वर्तमान में बना राम मंदिर इस पूरे दृश्य पर क्या प्रभाव डालेगा, वो आगे देखते हैं। एक कथा के भीतर एक संस्कृति का अंग बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है प्रेरणा। वो प्रेरणा जो जीवन को सरल बनाती है, जीवन के हर क्षेत्र का अंग बनकर। राम कथा विश्व के अनेक देशों में वही कार्य कर रही है जिसका प्रभाव मंगोलिया, जापान और कोरिया तक है। उत्तरी कोरिया के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, परंतु दक्षिण कोरिया में लगभग 60 लाख लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। परंतु क्यों? लगभग 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह कोरिया के लोकल राजा के साथ हुआ था। यहाँ सूरी रत्ना को हुआंगऑक के नाम से जाना गया। कोरिया की पौराणिक पुस्तकें इसके बारे में बताती हैं और आधुनिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस बात पर मोहर लगा देते हैं। होबत्सुशु, जिसे जापान का पंचतंत्र कहा जा सकता है, एक जापानी बौद्ध ग्रंथ है। भगवान राम की कहानियों को बौद्ध शिक्षाओं के साथ जोड़कर यह ग्रंथ बना। इसी प्रकार सांबोई कुतोबा भी एक जापानी ग्रंथ है जो भगवान राम की कहानियों से प्रेरित है। 1997 में प्रदर्शित हुई लेजेंडरी एनिमेशन फिल्म रामायण जापानी निर्देशक, प्रोड्यूसर और कलाकारों के द्वारा ही बनाई गई। हम दोनों के बीच आज जो युद्ध होगा उससे अंत हो जाएगा बुराइयों का। वहीं मलेशिया में जब रामायण पहुंची तो हिकायत सेरी राम बन गई, बिल्कुल सेम स्टोरी के साथ। केवल नामों के उच्चारण भिन्न थे, लोकल प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। और मलेशिया जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ आज भी रामायण का मंचन होता है। रामायण बाली द्वीप पर पहुंचकर राम कवच बन जाती है तो फिलीपींस पहुंचकर महारारिया लवाना, और श्रीलंका के साथ तो रामायण की घटनाओं का सीधा संबंध है ही, परंतु चीन के एक क्षेत्र से भी इस कथा का संबंध है। आज साम्यवादी चीन कदाचित संस्कृति के उस हिस्से को बड़े रूप में ना मान रहा हो, परंतु 2000 सालों से रामायण की कथाएं चीन में लोकल मान्यताओं के साथ चल रही हैं। सन 1600 में लिखा गया नॉवल कपी हनुमान की कहानी से प्रेरित है। ये संस्कृति कदाचित चीन में उस युग में कम हो गई जिसे सांस्कृतिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया में भी एक रामायण का वर्जन मिलता है जो कि तिब्बत की रामायण के जैसा है। इसके अतिरिक्त वियतनाम में रामायण को त्वेन दा थोआ वुआंग के नाम से जाना जाता है लोकल भाषा में, और वहां के डांस से लेकर बाकी कल्चर तक रामायण का प्रभाव दिखता है। इन सभी देशों में रामायण का प्रभाव सैकड़ों वर्षों से व्याप्त है, परंतु रूस में 1948 में पहली बार रामायण का आनुवादिक संस्करण पहुंचा और 1960 से रूस में रामायण का सांस्कृतिक मंचन हो रहा है। रूस और चीन जैसे देशों में यह प्रभाव आधुनिक काल में सांस्कृतिक प्रभाव कदाचित नहीं माना जा सकता, परंतु विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां राम कथा वहां की संस्कृति, भाषा, नृत्य, अभिनय, दंत कथाओं और भक्ति का अंग है। परंतु वर्तमान में बना
राम मंदिर कैसे भारत को वैश्विक शक्ति बना सकता है, वो आगे देखते हैं। विश्व के अनेक देश कम या अधिक मात्रा में भगवान राम से जुड़े हुए हैं, परंतु इस जुड़ाव का क्या अर्थ है? क्या यह जुड़ाव और वर्तमान में अयोध्या में बना राम मंदिर भारत को एक ग्लोबल पावर बना सकता है? इसका उत्तर एक और प्रश्न में है। क्या इतिहास में भगवान राम के साथ इस जुड़ाव ने कभी भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाया था? 4वीं शताब्दी तक यूरोपीय लोगों के लिए 2 इंडिया हुआ करते थे और इनके लिए इंडिया मेजर और इंडिया माइनर जैसे टर्म्स अपनाए जाते थे, परंतु 12वीं शताब्दी से यूरोपियों के लिए 3 भारत हो गए थे। पहला नियरर या लेसर इंडिया यानी भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी भाग, जिसे आज आप भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। दूसरा भारत यानी कि फर्दर और ग्रेटर इंडिया यानी दक्षिण का भाग, जिसे आज हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। और तीसरा भारत यानी मिडल इंडिया यानी मिडल ईस्ट में इथियोपिया के आसपास का क्षेत्र। ये मेरी बनाई हुई बातें नहीं है। औद्योगिक क्रांति से पहले के यूरोप में 3 इंडियाज की बातें होती थी और साउथ एशियन पेनिनसुला को परिभाषित करने के लिए हाई इंडिया, ग्रेटर इंडिया और एक्सटीरियर इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। कई स्थानों पर तो फार्दर इंडिया जैसे टर्म्स का प्रयोग भी मिलता है। 19वीं शताब्दी आते आते ग्रेटर इंडिया को क्लियरली परिभाषित किया जाने लगा था, जिसमें हिमालय, पंजाब, हिंदुस्तान, बर्मा, इंडो चाइना, सुंदा आइलैंड्स, बोर्नियो, सेलेबस और फिलीपींस आते थे। 1864 में सैमुअल ऑगस्टस नाम के एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया यह नक्शा स्पष्ट शब्दों में हिंदुस्तान और फार्दर इंडिया यानी दूरस्थ भारत शब्द प्रयोग में लाता है, जिसमें ये सभी क्षेत्र आते हैं। 19वीं शताब्दी तक फार्दर इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग, क्या कारण था इसका? भारत का सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्विक महाशक्ति या फिर जियोपॉलिटिकल शक्ति बनने के 3 ही तरीके संसार ने देखे हैं। स्वयं धनी देश बनो और दूसरे देशों का दोहन करो, जैसा कॉलोनियल ब्रिटेन ने किया। स्वयं धनी देश बनो और दूसरे देशों में उपद्रव की स्थिति रखो, जैसा अमेरिका ने किया। या फिर स्वयं धनी देश बनो और दूसरे देशों को अपने सांस्कृतिक रंग में रंग कर अपने साथ ही मिला लो, जैसा पौराणिक भारत ने किया। कैसे संभव हुआ यह? ट्रेड रूट्स के कारण, जो दक्षिण पूर्व में भारत को बर्मा, आज के थाईलैंड, मलय पेनिनसुला यानी आज के मलेशिया, इंडोनेशिया और सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, वियतनाम आदि देशों से जोड़ता था, और उत्तर में सिल्क रूट्स के द्वारा तिब्बत, चीन आदि क्षेत्रों से। यही ट्रेड रूट्स भारतीय संस्कृति को सभी क्षेत्रों में ले गई और इनके साथ पहुंची राम कथा, जो अनेक क्षेत्रों के लोगों के जीवन का अंग बन गई। और इसी सांस्कृतिक क्रांति के कारण तत्कालीन विदेशी समझ नहीं पाते थे कि भारत की सीमाएं कहां तक हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति हर सीमा लांघ चुकी थी। और इसी कारण इंडिया मेजर, माइनर या फार्दर इंडिया जैसे शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। भारत आर्थिक शक्ति ऑलरेडी था, परंतु इस सांस्कृतिक क्रांति को सही अर्थों में ग्लोबल शक्ति बनना कहा जा सकता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण राम कथा थी। परंतु क्या वर्तमान में बन रहा राम मंदिर भी भारत के लिए वो शक्ति अर्जित कर सकता है? वो आगे देखते हैं। समय अपने साथ परिवर्तन की रेखाएं लाता है। राम जन्मभूमि मंदिर एक ऐसे परिवर्तन की रेखा है जिसका दीर्घकालीन प्रभाव कदाचित अभी समझा ही नहीं गया और जिसे समझने के लिए केवल विश्व में हुई प्रतिक्रियाओं को देखना बहुत है। अक्टूबर 2021 में श्रीलंका की सरकार का एक डेलीगेशन अयोध्या आया, श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका से एक शिला लेकर, जिसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया गया। इसी प्रकार नेपाल की ओर से 2 भारी शालिग्राम की शिलाएं भेजी गई, रामलला की प्रतिमा निर्माण के लिए पूरे विधि विधान के साथ। नेपाल से ये शिलाएं आई हैं और अब औपचारिक तरीके से कहिए, आधिकारिक तौर पे कहिए, भारत को ये सौंप दी गई। This is one of the areas, especially Ayodhya, linked to Nepal very strongly. थाईलैंड के राजा द्वारा राम मंदिर के लिए मिट्टी भेजी गई, वहीं कंबोडिया से हल्दी आई, और इंडोनेशिया जो कि आज एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां से कलाकार दीपोत्सव में प्रतिभागी बनने आए थे। और यह केवल इंडोनेशिया तक सीमित नहीं था, कलाकार रूस से भी आए थे। हे सीता, हे वाचे सीता। दक्षिण कोरिया के राजदूत ने स्वयं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने की इच्छा दिखाई, उसी कहानी के उच्चारण के साथ जिसे अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ने आरंभ किया था। Ayodhya is very important for both of us. मॉरिशस ने प्राण प्रतिष्ठा के समय छुट्टी की घोषणा की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु राम के आगमन पर हम सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। अंत में लिखा, जय हिंद, जय मॉरिशस। कनाडा में ब्रैम्पटन क्षेत्र में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया गया
बाकी सेलिब्रेशंस तो पूरे पश्चिम जगत में बड़े स्तर पर हो ही रहे थे। It is not just India. Entire globe is dripped in Ram fever and the world is celebrating the return of Ram Lalla in Ayodhya. लोग मलेशिया से भी आ रहे हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। Ram always, our Gurudeva always teach us, is a Satya Swarupa. So the one is what we lack in this Kali Yoga. And with Satya, we can lead to Dharma. So a lot of things can be said right. And I coming from Malaysia, I am very happy that this in India, this Hindu Dharma is established. 55 देशों के 100 डिग्नेटरीज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे। यह एक ग्लोबल इवेंट था जिसने विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिचय दिया और जिसके मूल में भगवान राम की गाथा से विश्व के अनेक क्षेत्रों का जुड़ाव था। राम मंदिर भारत को एक जियोपॉलिटिकल शक्ति बनाने की क्षमता रखता है, परंतु क्या भारत इसके लिए तैयार है, वो आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति के विश्व के अनेक क्षेत्रों में प्रसार के कारण भारत इतिहास में एक जियोपॉलिटिकल सुपर पावर था। क्या आज भारत कुछ ऐसा ही प्रयास पुनः करता दिख रहा है? नेहरू जी के समय भारत पंचशील के सिद्धांतों पर चलता था, परंतु आज भारत की विदेश नीति को कहा जाता है पंचामृत फॉरेन पॉलिसी, जिसके 5 सिद्धांत हैं: सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और 5वां संस्कृति एवं सभ्यता यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन। संस्कृति एवं सभ्यता आज भारत की विदेश नीति का एक अंग है। क्या हो रहा है इसके कारण? नवंबर 2023 में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर वाराणसी में 70 देशों से 140 राजदूतों को बुलाया गया, सांस्कृतिक संगीत और परफॉर्मेंस के मध्य। जब रात को देव दीपावली मनाई गई, लाखों जलते दियों के मध्य इन राजदूतों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। This incredible, this unbelievable experience, and we're very pleased and we feel blessed that we have been able to experience this beautiful event. I witnessed this incredible show, sounds and lights between modernity and tradition, and it's an experience like no other, so we really enjoyed it. वाराणसी भारत का सांस्कृतिक गढ़ है। कई G20 मीटिंग्स तक वाराणसी में करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त 2023 में दीपावली पर 50 देशों के राजदूत तक अयोध्या पहुंचे थे। पौराणिक मंदिरों और आध्यात्मिक महत्व वाले मंदिरों को कॉरिडोर बनाकर भव्य रूप दिया जा रहा है, जैसे कि उज्जैन में महाकाल, उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ, उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ और उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ। पर इन सबसे महत्वपूर्ण भारत में रामायण सर्किट का निर्माण हुआ है, जिसमें भगवान राम की यात्रा के 15 सबसे महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शन के लिए एक ट्रेन के माध्यम से दिखाया जाता है और यह सर्किट नेपाल के जनकपुर तक जाता है, जो भगवान राम की ससुराल है। क्या प्रभाव हो रहा है इस सर्किट का? 2016 में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आइडिया आया और 2023 तक 3 वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, लंदन, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया इत्यादि देशों से लोग आए थे। इन कॉन्फ्रेंसेस में साउथ ईस्ट एशिया के देश रामायण वीजा देने की बात कर रहे हैं, जो भारत समेत इन सभी देशों में कॉमन होगा। इसके अतिरिक्त भारत में बने रामायण सर्किट को इन देशों तक भी लेकर जाने तक को कहा जा रहा है, बल्कि श्रीलंका तो स्वयं रामायण सर्किट विकसित कर रहा है। इसी को जियोपॉलिटिकल शक्ति बनने का बीजारोपण कहते हैं और यह सब तब था जब राम मंदिर नहीं बना था। सर्किट केवल भगवान राम तक सीमित नहीं है। बुद्ध सर्किट गौतम बुद्ध से संबंधित स्थानों पर यात्रा करवाता है। संयोग से इस वीडियो में जितने देशों की बातें हमने की हैं, उनमें से अधिकांश बौद्ध पंथ को मानते हैं। भारत की सोच यहाँ से स्पष्ट दिख रही है। जो पुरातन भारत ने किया, वही आज का भारत भी करने का प्रयास करता दिख रहा है। अपने सांस्कृतिक वैभव से विश्व को जोड़कर एक वृहद परिवार बनाना। इनफैक्ट ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, नेपाल, बहरीन जैसे देशों में ऐतिहासिक स्थलों को रिस्टोरेशन पर काम कर रही है। वैश्विक जियोपॉलिटिकल महाशक्ति 3 ही प्रकार से बना जा सकता है। पहला, स्वयं धनवान बनो और दूसरे को गरीब रखो। दूसरा, स्वयं धनवान बनो और दूसरे देश में उपद्रव पैदा करो। और तीसरा, अपनी संस्कृति के रंग में दूसरे को रंग दो। भारत एक और धनवान भी बन रहा है और पूरी पश्चिमी ताकतों के समक्ष बिना झुके अपने निर्णय भी ले रहा है। वहीं अपनी संस्कृति के साथ दूसरों को जोड़कर वो कार्य भी कर रहा है जिसने पौराणिक भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में विश्व के सामने रखा था। जिस संस्कृति के मूल में भगवान राम की कहानी थी, वो कहानी जो आज भी विश्व के अनेक देशों को अयोध्या से जोड़ती है और भविष्य में जिसका सबसे बड़ा चिन्ह अयोध्या में बना राम मंदिर होगा। आप अपने विचार इस विषय पर कमेंट्स में अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना छोड़ें। आपका एक लाइक इस वीडियो को 10 अन्य लोगों तक लेकर जाएगा। तो देखा आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई होप आप लोगों ने अगर पूरा देखा होगा तो
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नॉलेज जो है बढ़ गया। और इसमें जो भी बात बोला हुआ है ये एकदम आलतू फालतू बात नहीं है, एकदम सच है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग दूसरा को भी शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।